हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बच्चे, थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं कि क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। हम करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था, मंथली हमें करंट अफेयर रिवीजन करना है। ठीक है, तो मंथ में बच्चे ये सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होंगे आपके दोनों एग्जाम के लिए। एनएचपीसी की अगर हम बात करें, एसएससी जेई की अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि ये महीने ऐसे हैं जो कि जब आप किसी भी एग्जाम को देते हैं तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पिछले 6 महीने होते हैं, है ना। और ये 3 जो महीने हैं आपका, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, चाहे नवंबर में एग्जाम होता है चाहे आपका दिसंबर में एग्जाम होता है, ये बच्चे उन 6 महीनों के अंदर आने वाला कंटेंट है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। खास करके 2 महीने जो है आपके, जैसे कि जून है, जून हमने पहले कर दिया है, जुलाई है ना, ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करें फिर सेशन को। स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये जो आपके महीने हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लियोनेल मेसी, गुड मॉर्निंग हरदीप, गुड मॉर्निंग बच्चे। पहला क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? 71st, यह है आपके नेशनल अवार्ड। हमारे देश में बच्चे सिनेमा की फील्ड में जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिए जाते हैं ना, जो सर्वोच्च सम्मान है, वो आपके नेशनल अवार्ड है। और नेशनल अवार्ड ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड के लोगों को दिया जा रहा है, ये जो है रीजनल सिनेमा के लोगों को भी दिया जाता है। जैसे कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से, वहां से भी जो है लोगों को दिया जाता है। बंगाली सिनेमा हो गया आपका, मराठी सिनेमा हो गया, है ना। तो जो रीजनल सिनेमा है वहां की भी अगर कोई अच्छी मूवी है, वहां के भी कोई अच्छे कलाकार हैं, तो उनको भी दिया जाता है। गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग बच्चे। किसे दिया है? ये है आपके बेस्ट एक्टर। ठीक है, बेस्ट एक्टर, ये है बच्चे आपका बेस्ट एक्टर। और ये कैटेगरी जो है, ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि पुरुषों की कैटेगरी है, क्योंकि बेस्ट एक्टर जो है आपका मेल फीमेल दोनों ही कैटेगरी में मिलता है ना। तो इसमें आपके बच्चे इस बार दोनों रहे, दो लोग रहे। एक आपके विक्रांत मैसी है और एक आपके जो है शाहरुख खान है। ठीक है, तो विक्रांत मैसी और शाहरुख खान ने अपने कैरियर में पहली बार बच्चे नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है। ठीक है, पहली बार। किंग खान तो पहले बन गई है, लेकिन इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड जो है अभी जीता है। तो बाकी जो कैटेगरी आपको याद रखनी है, उसमें बचे आपका, एक तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, विक्रांत मैसी बारहवीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को दिया गया है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, ये है आपका। बेस्ट फीचर फिल्म जो है आपका 12th फेल है। बेस्ट डायरेक्टर जो है सुदीप्तो सेन है, जिन्होंने द केरला स्टोरी बनाई है। बेस्ट हिंदी फिल्म जो है आपकी कटहल है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो शाहरुख खान को पहली बार मिला है बच्चे, तो रानी मुखर्जी को भी पहली बार मिला है ना। इनका भी काफी लंबा टाइम हो गया है, और मतलब कैरियर स्पैन दोनों का ही बहुत बड़ा है ना। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, अभी जो है इनको 2025 में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना। बाकी विक्रांत मैसी की 12th फेल है। 12th फेल वैसे भी बहुत अच्छी मूवी है। जो एस्पायरेंट है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनको एक बार जरूर देखनी चाहिए बच्चे। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश में क्लियोचेस्कोय ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? क्लियोचेस्कोय, ये जो ज्वालामुखी है, वोल्केनो माउंटेन है, ये कहां पे इरप्ट हुआ है? जापान है, रसिया है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है। जापान है, रसिया है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है। कौन से देश का है बच्चे ये? गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग बिहारू बाबू, गुड मॉर्निंग। कौन से देश में है ये? क्लियोचेस्कोय। क्लियोचेस्कोय ये बच्चे एक वोल्केनो माउंटेन है, और ये है रसिया का। हाल ही में ये इरप्ट हुआ है ना। भारत की, मैंने आपको बताया था, भारत का भी जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र बेरेन, वो भी जो है आपका पिछले महीने इरप्ट हुआ था। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है बच्चे आपका रसिया का। रूस में भूकंप के बाद में ये इस वोल्केनो में इरप्शन देखा गया। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये आपका रसिया में है। ठीक है, ये आपका रसिया में है। अगला है बच्चे, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा बाघ घनत्व दर्ज किया गया है? सबसे ज्यादा बाघ घनत्व दर्ज किया गया है।
बांदीपुर है, गुरु घासीदास है, जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा है। बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ पे है आपका? यह है कर्नाटका में। गुरु घासीदास कहाँ पे है? यह है आपका छत्तीसगढ़ में। जिम कॉर्बेट है आपका उत्तराखंड में। काजीरंगा है आपका असम में। ठीक है, सबके स्टेट भी याद रखने हैं। आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा जो बाघों की पॉपुलेशन है वो कहां पर है। और ये बच्चे आपका दुनिया की बात हो रही है, सिर्फ भारत की नहीं। ठीक है, गुड मॉर्निंग नीलकंठ, गुड मॉर्निंग बच्चे। ये पूरे दुनिया भर की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की नहीं। बांदीपुर है, गुरु घासीदास है, जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। कहां पर है सबसे ज्यादा? ऑप्शन नंबर ए बांदीपुर, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य। वेरी गुड बच्चे, यह है आपका कर्नाटका, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। बाकी बच्चे अगर हम बाघ घनत्व वाले अभ्यारण्य की बात करें तो बांदीपुर में अगर आप देखेंगे, इसमें जो आपका बाघों की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है आपका 19.83%। ठीक है, कॉर्बेट में अगर आप देखेंगे 19.56%, काजीरंगा में अगर आप देखेंगे 18.65%। ठीक है, तो टॉप के 3 हैं और जो पहले के 2 हैं उनमें कुछ खास अंतर है नहीं, है ना। जो आपका जिम कॉर्बेट है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, इन दोनों में बाघों की संख्या में कुछ खास अंतर है नहीं। अगला है, हाल ही में किस देश के द्वारा चर्चित गैर परमाणु बम गजेप लॉन्च किया गया है? बताइए बच्चे। एक ऐसा बम है जो कि नॉन न्यूक्लियर है, ये एटॉमिक रिएक्शन पे नहीं काम करता है। एक ऐसा बम है जो कि नॉन न्यूक्लियर है। किसने बनाया था ये? आपको बताया भी था बच्चे, करंट अफेयर पढ़ते हैं आप लोग। किसके द्वारा बनाया गया था गजेप? गजेप बनाया है तुर्की ने। किसने बनाया है? तुर्की ने बनाया है। ठीक है, याद रखना। इसके कारण बच्चे बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था। तो तुर्की की जो कैपिटल इस्तांबुल, यहाँ पे 17वां अंतरराष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला का आयोजन किया गया और यहाँ पे इस कंट्री ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम यानी कि गजेप, इसका अनावरण किया। ठीक है, एक्चुअल में गजेप का जो मतलब है वो है आपका रेज यानी कि क्रोध यानी कि गुस्सा। ठीक है, उनकी भाषा में जो है इसे गजेब कहा जाता है। तो ये इन्होंने जो है आपका लॉन्च किया है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें से जो ये आपका नॉन न्यूक्लियर बम है ना, अभी तक का सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बम है। तो इसका नाम याद रखना, गजेब नाम है इसका और तुर्की का है। अगला है, हाल ही में रामसर वेटलैंड कन्वेंशन का 15th COP किस देश में आयोजित किया गया है? बताइए बच्चे। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किस कंट्री में हुआ है इस बार? रामसर का। रामसर वेटलैंड, रामसर वेटलैंड जो है ये काम करता है जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं, जितनी भी इस तरीके की वेटलैंड्स है उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए बच्चे काम करता है। इस बार का ये जो हुआ है रामसर का, ये हुआ है आपका जिम्बाब्वे में। ठीक है, जिम्बाब्वे कहाँ पे है आपका? अफ्रीका में है, एक अफ्रीकन कंट्री है। और इस बार जो है 15वीं बैठक इसका जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान में समाप्त हुई है। ठीक है, इससे बच्चे एक ये भी याद रखना स्टैटिक पॉइंट कि विक्टोरिया फॉल राष्ट्रीय उद्यान, विक्टोरिया फॉल जो आपका नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? ये है आपका जिम्बाब्वे में। ठीक है, याद रखना इसे। तो ये आपका हर 3 साल में एक बार होता है। इस बार हुआ है 2025 में। कहाँ पे हुआ है? जिम्बाब्वे में। अगला बच्चे, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? जैसे IPL पहली बार RCB ने जीता है, उसी तरीके से ICC का कोई टूर्नामेंट पहली बार इस टीम ने जीता है। बताओ बच्चे, इस बार किसने जीता है? ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही थी क्योंकि टीम जो है हमेशा किसी भी ICC की जो ट्रॉफी है, चाहे वो चैंपियंस लीग, चाहे वो आपका चैंपियन कप है, चाहे वो आपका किसी भी ICC के रिगार्डिंग कोई भी वर्ल्ड कप है, T20 है, आपका ODI वर्ल्ड कप है ना, हर जगह फाइनल में तो गई हुई टीम, लेकिन जीता आज तक नहीं था। पहली बार जो है ICC का कोई बड़ा टूर्नामेंट इनके हाथ लगा है। कौन सी टीम है बच्चे? ये कौन सी टीम है? ये है आपके साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका की टीम ने बच्चे इस बार जीता है। याद रखना है आपको, वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स 2025 ये जो है आपका दक्षिण अफ्रीका चैंपियन ने जीता है, उप विजेता यानी कि किसे हरा करके जीता है? पाकिस्तान को हराया है। ठीक है, अगला है बच्चे, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए। फिशरीज प्रोडक्शन में भारत का कौन सा नंबर आया है? अभी रिसेंटली रिपोर्ट जारी की गई है, वहां पे बताया गया है कि भारत का कौन सा नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे तो बच्चे आप सभी को पता है कि ये तो कैसे पूछा जा रहा है, करंट के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है आपको, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मत्स्य उत्पादन में भारत कौन से देश पे है।
तो मत्स्य उत्पादन में भारत जो है आपका दूसरे नंबर पे है, सेकंड प्लेस पे है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत जो है आपका दूसरे नंबर पे है। और ये जो रिपोर्ट है, चीन जो है पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका इंडिया है। वर्ष 2024-25 में भारत का जो मत्स्य उत्पादन है वो 2023 की तुलना में जो है आपका कितना बड़ा है, लगभग 103% बड़ा है। ठीक है, तो काफी अच्छी बढ़ोतरी है। उसके अलावा अगर हम भारत में मछली उत्पादन की हम बात करें तो अभी बच्चे हमने 2023-24 की अगर हम बात करें, क्योंकि वही जो है आपका बेस ईयर है। ठीक है, उसी के आधार पर जो है ये रैंक मिली है इंडिया को। तो 2023-24 में हमने क्या किया है, लगभग 174 लाख टन का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, और इस प्रोडक्शन के साथ में हम चाइना के बाद में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। अगला है बच्चे, हाल ही में भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला विधानसभा बना है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, बताओ कौन सा है ये? या तो स्टेट है या तो आपका यूटी है, या तो स्टेट है या तो आपका यूटी है। या तो आपका स्टेट है या तो आपका यूनियन टेरिटरी है, आपको ये बताना है। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग विमलेश। भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा ये पूरी तरीके से आपका सोलर से चलने वाला हो गया है? ये है हमारा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। दिल्ली बच्चे आपका ये पहली विधानसभा है हमारे देश के अंदर जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चलेगी। ठीक है, तो यहीं पे विधानसभा की छतों पे ही जो है आपके सोलर प्लेट्स लगाए गए हैं और उन्हीं से जो है पूरा का पूरा विधानसभा को चलाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, हाल ही किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा के क्रू 11 मिशन को लॉन्च किया है? क्रू 11 मिशन बताइए। इसरो है, जाक्सा है, स्पेसएक्स है या फिर रॉसकॉस्मोस है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा के क्रू 11 मिशन को लॉन्च किया है? अब क्रू 11 मिशन बच्चे है तो किसका? यह है आपका नासा का, लेकिन इसे लॉन्च करने की जिम्मेदारी नासा ने किसी और को सौंपी है। तो वो आपको ऑर्गेनाइजेशन बतानी है किसे सौंपी गई है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको बतानी है जिसे ये सौंपी गई है। स्पेसएक्स बच्चे, एलन मस्क का स्पेसएक्स। ठीक है, स्पेसएक्स ने रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च किया है क्रू 11 मिशन जो कि नासा का है। ठीक है, अगला बच्चे, हाल ही में किस स्थान से इसरो के द्वारा एनालॉग मिशन होप की शुरुआत की गई है? एनालॉग मिशन है होप। इसमें मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने डिटेल में न्यूज पढ़ी होगी। होप मिशन के तहत हमने क्या किया है, धरती पे ही, पृथ्वी पे ही जो है आपका हमारे देश में, भारत में ही, हमारे को यूनियन टेरिटरी है, अब आप बताएंगे कौन सा वाला है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक ऐसी जगह है बच्चे जहां पर कि अगर हमारे जो एस्ट्रोनॉट है वो चांद पे जाएंगे तो वहां का जो एटमॉस्फेयर है उसे क्या, उसमें जो है आपका कैसे रहेंगे। ठीक है, या फिर अगर हम कभी जो है मंगल पे जो हमारे मिशन होते हैं, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस करने के लिए जो है एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है और उस ऑब्जर्वेटरी का नाम रखा है आपका होप। ठीक है, तो ये होप है, एनालॉग मिशन है। कहाँ पे बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया है ये आपका देखना, लद्दाख है, श्रीनगर है, लेह है, धर्मशाला है। अब मैंने आपको इतना तो कह दिया है कि यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी है। तो बच्चे धर्मशाला जो है आपका हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, ये यूनियन टेरिटरी नहीं है। श्रीनगर जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में आता है, ये भी आपका ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन श्रीनगर पर्टिकुलर कैपिटल है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है इसकी राजधानी है लेह। ठीक है, बहुत बार जो है हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमेशा लद्दाख का नाम जो है लेह के साथ में आता है, कई बार हम कह देते हैं लेह लद्दाख। ठीक है, तो लेह लद्दाख कोई दो अलग अलग जगह नहीं है बच्चे, लेह जो है राजधानी है। ठीक है, और लद्दाख जो है पूरा का पूरा यूटी है, पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी है। तो लद्दाख नाम की कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, लेह नाम की पर्टिकुलर जगह है, एक शहर है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और वो जो है आपका उस पूरे यूनियन टेरिटरी यानी कि लद्दाख की कैपिटल है। ठीक है, तो लेह में ये ऑब्जर्वेटरी नहीं लगी है, लद्दाख के अंदर, ठीक है, दूसरी वैली में जो है इसे आपका लगाया गया है। इतना बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, एक आपकी वैली है यहाँ पे सोकर वैली। ठीक है, तो सोकर वैली के वैली में ही आपका होप नाम का ये ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है। ठीक है, तो लेह आंसर नहीं होगा, लेह क्योंकि कैपिटल है, लेह जो है आपका वो कैपिटल है, लद्दाख के भीतर है, लेकिन उस शहर में जो है ऑब्जर्वेटरी नहीं लगी है, लद्दाख आएगा आंसर। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ लेना बच्चे, लेह लद्दाख हम कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन लेह आपका एक शहर है और लद्दाख जो है पूरी की पूरी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये है आपका लद्दाख। इसका मैंने आपको नाम बताया था, सोकर वैली बच्चे इसका है।
ठीक है। एक प्रयोग का शुभारंभ यहाँ पे किया गया था 1 अगस्त 2025 को। 10 दिन का उच्च ऊंचाई वाले आइसोलेशन प्रयोग का शुभारंभ किया गया। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित यह मिशन चंद्रमा या फिर मंगल ग्रह पर लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चरम स्थितियों का अनुकरण करने के लिए जो है आपका बनाया गया है ना। तो बेसिकली वहां पे एक एक्सपेरिमेंट कि अगर हमारे एस्ट्रोनॉट चांद पे जाते हैं या फिर कल को मार्स में जाते हैं तो वहां पे किस तरीके की जो है उनको एटमोस्फेयर जो है वहां पे किस तरीके का वातावरण है जिससे उनका सामना किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे लद्दाख में अगर आप जाएंगे ना, हाई एल्टीट्यूड है और यहाँ पे एक वैली है सोकर वैली, तो वहां पे जो आपका वातावरण है वो कई हद तक जो है लगभग सिमिलर है, मतलब पूरा का पूरा तो नहीं है लेकिन बहुत सिमिलर है चंद्रमा से और मंगल से। एटमॉस्फेरिक लेवल वहां पे आपका बहुत ज्यादा कम है। दूसरी वहां पे जो है आपका बहुत अलग ही कंडीशंस है। ठीक है, तो वहां पे इसे बच्चे आपका किया गया है लद्दाख के सोकर के पास में। ठीक है, लद्दाख के सोकर के पास में हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, इसका नाम है होप मिशन को इसरो के द्वारा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये आपका आएगा लद्दाख। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माननीय सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है? सत्यपाल मलिक कहाँ के राज्यपाल थे? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो बताइए बच्चे सत्यपाल मलिक कहाँ के राज्यपाल थे? सत्यपाल मलिक कहाँ के राज्यपाल थे? ये थे जम्मू कश्मीर के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बच्चे जम्मू कश्मीर के लिए सत्यपाल मलिक। हाल ही में इनका देहांत हुआ है। ठीक है, और जिस समय आपका जम्मू कश्मीर अलग हुआ था, जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था ना, उस समय जो है आपके राज्यपाल रहे जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर और बिहार के, जम्मू कश्मीर से पहले जो है बिहार के राज्यपाल भी थे। तो सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया है। अगला है आपका, हाल ही में शिबू सोरेन का निधन हो गया है, वो किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? बताइए। अब इनका नाम बहुत बड़ा है बच्चे, एक स्टेट में आपको स्टेट बताना है कि कौन सा वाला स्टेट है। अगर आप पार्टी का नाम बताएंगे तो पार्टी के नाम में ही स्टेट का नाम है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है पर्सनैलिटी रहे, पॉलिटिकल फिगर है इस स्टेट के लिए। रिसेंटली जो सरकार यहाँ पे चल रही है ना, वो इसी पार्टी की है। बताओ, अब इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, जो सरकार यहाँ पे है वो इसी पार्टी के है। कहाँ के हैं बच्चे ये? कहाँ के थे, सॉरी, नाम है शिबू सोरेन। आप लोगों ने हेमंत सोरेन का नाम सुना है? अभी जो है ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ के? झारखंड के। ठीक है, कहाँ के हैं बच्चे? झारखंड के हैं। तो झारखंड में जो रूलिंग पार्टी है ना, उसे कहते हैं झामुमो। क्या कहते हैं? झामुमो, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो फाउंडर थे वो थे आपके शिबू सोरेन। ठीक है, हाल ही में इनका देहांत हुआ है और इनके ही सुपुत्र हेमंत सोरेन जो है अभी यहाँ पे क्या है? सीएम है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है। तो नाम याद रखना बच्चे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो हमारे पॉलिटिशियन है इनका नाम है शिबू सोरेन। इन्होंने जो है आपका झामुमो बनाई थी। झारखंड के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। ठीक है, इनको बच्चे दिशोम गुरु भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके बारे में। ठीक है, ये निकनेम है इनका, दिशोम गुरु भी इनको कहा जाता है। और इस पार्टी की स्थापना इन्होंने 1972 में की थी। ठीक है, तो रीजनल पार्टी बहुत कम ऐसे स्टेट अभी हमारे देश में रह गए हैं जहां पे जो सेंटर की पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, उनकी सरकार नहीं है ना। नहीं तो अधिकतर बच्चे आपको इस स्टेट में देखने को मिलेगा कि जो रीजनल पार्टीज है उनका रूल जो है अब खत्म हो रहा है ना, क्योंकि हमारी जो सेंटर की पार्टी है वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। खास करके बीजेपी की अगर हम बात करें तो लगभग जो है आधे से ज्यादा स्टेट में उन्हीं की सरकार है ना। तो ये जो रीजनल पार्टी है ये जो है यहाँ पे रूल कर रही है। याद रखना ये है आपकी शिबू सोरेन की पार्टी, ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला बच्चे, हाल ही में आयोजित फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है? फिसू, यहाँ पे आपको जापान याद रखना है। ठीक है, जापान का जो है आपका पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में किन्हें भारतीय नौसेना के नया उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? नौसेना के नए उप प्रमुख, बताओ बच्चे क्या नाम है इनका? हमारी इंडियन नेवी के नए न्यू वाइस क्या बने हैं? ये वाइस चीफ बने हैं। इनका नाम है संजय वात्स्यायन। ठीक है, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन नाम है, हमारी इंडियन नेवी के नए उप प्रमुख चुने गए हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रमुख उप प्रमुख मैंने आपको पहले बताए हैं। सेना में जो है आपके उपेंद्र द्विवेदी हैं, उप प्रमुख के रूप में पुष्पेंद्र सिंह है। नौसेना में दिनेश के त्रिपाठी है। वायुसेना में हेड जो है आपके एपी सिंह है। ठीक है, और इन दोनों के ही जो है आपके एपी सिंह के साथ में बच्चे जो आपके उप प्रमुख है ये भी अभी रिसेंटली चुने गए हैं, ये है आपके नर्मदेश्वर तिवारी। ठीक है, और जो हमारे नौसेना के उप प्रमुख है संजय वात्स्यायन, वो भी अभी रिसेंटली ही चुने गए हैं। इनका नाम है संजय वात्स्यायन। ठीक है, दोनों को नाम याद रखेंगे। अगला है आपका, भारत की चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश से समझौता किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। चंद्रयान 5, इसके लिए हम अकेले काम नहीं करेंगे,
हमारे साथ में मिलकर के कोई और कंट्री भी काम करने वाली है। तो कौन से देश के साथ में हमने समझौता किया है, ये बताइए, कौन सी कंट्री के साथ में ये समझौता हुआ है? चंद्रयान 5 मिशन के लिए भारत और कौन से देश के बीच में समझौता हुआ है, बताइए, गैस करिए बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, ठीक है, जल्दी सेशन होगा आपका, आंसर दीजिए मुझे। यूएसए के साथ में, गलत है बच्चे, गलत है, यूएसए नहीं है। और बताओ, यूएसए के साथ में नहीं है, यूएसए नहीं है। चलिए, एक तो ऑप्शन आउट हो गया, दूसरा कौन सा ऑप्शन? रसिया के साथ में नहीं बच्चे, रसिया के साथ में भी नहीं है, दो ऑप्शन आउट हो गए। नहीं नहीं, रसिया के साथ में नहीं है, दो ऑप्शन आउट हो गए, नहीं रसिया नहीं है, सब रसिया ही कह रहे हैं, रसिया नहीं है बच्चे, रसिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, जापान, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड बच्चे, जापान है आपका, जापान है, ठीक है, ये है आपका जापान, जापान के साथ में हुआ है, याद रखना इसे, ठीक है। अभी क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा हुई, ठीक है। जापान यात्रा के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जैसे हमारी इसरो है वैसे जापान की है जाक्सा, ठीक है, इसके बीच में संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन के संबंध में कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों के बीच में समझौते पे साइन किए गए हैं। चंद्रयान 5 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्र पीएसआर के आसपास के क्षेत्र में चंद्रमा के पानी समेत अस्थिर पदार्थों का अध्ययन करना है। तो चंद्रयान 5 पे जो है आपका दोनों देश मिलकर के काम करेंगे। यह है आपका जापान। अगला बच्चे, हाल ही में लॉन्च किया गया आदिवाणी एप्लीकेशन का संबंध किस केंद्रीय मंत्रालय से है? आदिवाणी, ठीक है, आदिवाणी। अब थोड़ा सा दिमाग घुमाइए और इसका आंसर गेस करिए, गेस करिए बच्चे इसे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, आपका सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है, फिर आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, फिर आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय है। बताओ ध्यान से, एक दो बार नाम पढ़ोगे आप एप्लीकेशन का, फट से आपको समझ में आ जाएगा। आदिवाणी, आदि, आदि, आदिवासी, आदिवाणी, आदिवासी, आदिवासी मतलब जनजाति, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है, याद रखना बच्चे, ये आपका कनेक्ट करने के लिए आसान रहेगा, आदिवासी जनजाति, है ना। तो आदिवाणी जो है आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसकी खासियत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए एआई आधारित एप्लीकेशन आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। यह भारत का पहला एआई आधारित ट्रांसलेशन एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी, जनजातीय बोलियों में वास्तविक समय में टेक्स्ट टू टेक्स्ट, स्पीच टू स्पीच, स्पीच टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट संभव होगा। इसके प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ की गोंडी, मध्य प्रदेश की भीली, झारखंड के मुंडारी, उड़ीसा की संथाली बोलियों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बोली जाने वाली भाषाएं या फिर बोलियां, इन बोलियों में जो है आपका, आप हिंदी से इस भाषा में, ठीक है, या फिर इस भाषा से हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा बच्चे, एक तो ये जो भाषाएं हैं जो कि रीजनली बोली जाती है ना, ये आपका प्लेस टू प्लेस बोली जाती है। ऐसा नहीं कि पूरा भारतवर्ष जो है गोंड भी बोल रहा है, वो जो है पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ के लोग बोल रहे हैं, वहां पे जो आपके गोंड जनजाति के जो लोग हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। तो एक तो उनका संवर्धन होगा, उनका विकास होगा, ठीक है। दूसरा जो है लोग जनजातीय के बारे में जो है आपका अच्छे से जान पाएंगे ना। तो कभी जो है आप जनजातीय क्षेत्र में जाएं तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी भाषा अगर नहीं समझ में आ रही है तो ये ट्रांसलेशन करके जो है आपको समझा देगा, ठीक है। तो ये है बच्चे आपका आदिवाणी, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, बेसिकली ये आपका ट्रांसलेशन है, ठीक है, ट्रांसलेशन ऐप है। अगला है बच्चे, हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की जो 56th बैठक हुई है, वहां पर जीएसटी की कौन सी दो दरों को समाप्त किया गया है? बताओ, दो दरों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है और दोनों दरों के बजाय एक नई रेट जो है जोड़ी है, वो है 40% की, है ना। तो कौन सी दो रेट को खत्म किया गया है? जीएसटी काउंसिल ने कौन सी दो रेट को खत्म किया है बच्चे? बताओ, कौन सी दो रेट्स हैं जीएसटी जिनको खत्म कर दिया गया है और उसके बजाय आपका
40% स्टार्ट हुआ है, 40%, 5%, 12%, 12%, 28%, 12%, 18%, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, सारे ऑप्शंस एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो कैसे याद करेंगे इसको। सही जवाब आया है आपका हरदीप जतिन, बिहारी बाबू ऑप्शन नंबर बी, रवि कुशवाहा ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड बच्चे, पारस ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12% और 28%, ठीक है, 12-28, 12-28 याद रखना बच्चे इसे, ठीक है, 12 और 28 इन दोनों को जो है खत्म कर दिया गया है, एक नया स्लैब जो है जोड़ा है, वो है आपका 40% का। 40% में जो है सिर्फ उन चीजों को रखा जाएगा जो बहुत ही ज्यादा विलासिता वाली चीजें हैं, है ना, बिल्कुल हाई लग्जरी वाली जो चीजें हैं वो आपकी 40% में आएंगी। जीएसटी काउंसिल 56 बैठक हुई थी, कहां पे होती है, हमेशा नई दिल्ली में होती है, ठीक है। हेड कौन होता है इस बैठक का, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं यानी कि निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा जो है लीड किया जाता है। 2 स्लैब्स को जो है आपका खत्म कर दिया गया, 12 और 28% को, ठीक है, और 5 और 18% में जो है आपका सरलीकृत किया गया, है ना। सरलीकृत का मतलब है कि जो आपके 12% वाले थे उनको 5% में डाल दिया, है ना, जो आपके अधिकतर 28% वाले थे उनको 18% में डाल दिया। तभी तो बहुत सारी चीजें बच्चे सस्ती हो जाएंगी अभी, है ना। अभी तो पुराने रेट वाला सामान ही मार्केट में मिल रहा है, लेकिन जो नया सामान बन करके आएगा वहां पे जीएसटी जो है आपको घट करके मिलेगा। संशोधित दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो गई है, ठीक है, याद रखना। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था बच्चे, ये आपका 2017 में लागू हुआ था। जीएसटी वाला जो आपका अमेंडमेंट हुआ था वो 2016 में हुआ था, ठीक है। इंप्लीमेंट हुआ था ये आपका 2017 में 1 जुलाई को, इसीलिए जो है आपका 1 जुलाई को जीएसटी डे भी सेलिब्रेट होता है। उसके अलावा ये जम्मू कश्मीर को छोड़ करके उस समय पूरे के पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया था, ठीक है। अच्छा, 2025 में किसे 67th रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। रेमन मैग्सेसे बच्चे, जैसा आजकल आप लोग रोज नोबेल पढ़ रहे हैं ना, कोई ना कोई नोबेल जो है आपका अनाउंस हो रहा है आजकल, ठीक है, तो इसी तरीके से एशिया का भी जो है अपना एक नोबेल है, ठीक है, ये है आपका रेमन मैग्सेसे। तो रेमन मैग्सेसे इस बार किसे दिया गया है, बताओ बच्चे। रेमन मैग्सेसे, एसएससी जेईई की एग्जाम डेट की नई डेट का नोटिस कब तक आएगा बच्चे, अभी इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है नितिन, अभी बच्चे इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कब तक आएगा। एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से मिड दिसंबर में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है आपका दिसंबर एंड तक एक्सटेंड होगा। बताओ बच्चे, एजुकेट गर्ल्स कौन सा वाला है, एजुकेट गर्ल्स है, फ्लाविनो विलानुएन निवेवा है, और आपके शाहीना अली है। तो बेसिकली क्या हुआ है ना, जब आप रेमन मैग्सेसे की बात करते हैं बच्चे, तो इसमें आपका एशिया के बहुत सारे लोगों को दिया जाता है इस बार। बाकी जो लोग हैं उनको तो याद ना भी रखें तो चलेगा, ठीक है। भारत का एक बच्चे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, ठीक है। भारत का जो एजुकेट गर्ल्स है इसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। उनके साथ में जो है शाहीना अली भी है और फ्लायुआनो भी है, ठीक है। जो आपके शाहीना अली है मालदीव के हैं, ठीक है, और जो फ्लायुआनो है वो आपके फिलीपींस के हैं। तो बेसिकली जो है आपके ये 4 विनर हैं इस बार के हमारे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के, ठीक है। चारों को याद नहीं रखना है, जो आपका एजुकेट गर्ल्स है भारत का ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है। तो एजुकेट गर्ल्स ऐसे याद रखना, एक आपका एनजीओ है जिसे दिया गया है इस बार का रेमन मैग्सेसे। अगला है बच्चे 2025-2026 की पहली तिमाही अप्रैल जून 2025 में भारत का एफडीआई कितने % से बढ़ा है। अच्छा, ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये तो तिमाही की बात की गई है, क्योंकि बच्चे 2024 में आप देखेंगे ना 2024 में, अगर आप करंट अफेयर डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं तो 2024 में आपको पता होना चाहिए कि एफडीआई जो है हमारा वो कम हो गया था, ठीक है, वो बहुत कम हो गया था। तो अभी ये न्यूज जो है आपकी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2024 के जो ट्रेड थे, है ना, वो जो है इस बार नहीं देखने को मिल रहे हैं, इस बार एफडीआई जो है आपका बढ़ रहा है। तो बेसिकली एफडीआई, पहले एफडीआई मैं आपको बताती हूँ, एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो कंपनियां आप लोग देखते हैं ना बेंगलुरु में, है ना, बहुत सारी जो आईटी सिटी है वहां पे जो है आपके फॉरेन की कंपनियां आती हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रही हैं, वो भारत के हमारे देश में जो है आपका वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो निवेश, वो इन्वेस्टमेंट जो कि विदेशों से आ रहा है भारत में, उसे कहा जाता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, आईटी में ज्यादा होता है भारत में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनको काम मिलते हैं, लेबर मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे सेक्टर में जो है एफडीआई होता है। तो एफडीआई बच्चे आपका 2024 में बहुत कम रहा था,
2025 में जो आपकी ये तिमाही है, पहली तिमाही अप्रैल से लेकर के जून तक की, इसमें जो है एफडीआई बढ़ा है, तो कितना परसेंट बढ़ा है बताओ, कितना परसेंट बढ़ा है, इसे याद रखना बच्चे, ठीक है। ये है आपका 15%, कितना है, ये है आपका 15%। 15% से इस बार का जो एफडीआई है वो आपका बढ़ा है। ये आपका पहली तिमाही है ना, क्योंकि अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है ना, वित्त वर्ष जो है अप्रैल के महीने से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल मई जून ये जो 3 महीने है, पहली तिमाही है, यहाँ पे जो एफडीआई है वो आपका बढ़ा है, ठीक है। ये कितना परसेंट बढ़ा है, 15% बढ़ा है। अगला बच्चे, अगस्त 2025 में 25वें एससीओ सम्मेलन राष्ट्राध्यक्ष बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है। एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन, संघाई कॉर्पोरेशन, जिसमें चाइना भी है, जिसमें भारत भी मेंबर है, जिसमें पाकिस्तान भी मेंबर है और जिसमें रसिया भी मेंबर है, ठीक है। तो बहुत खास बच्चे आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ से कहते हैं। इस सम्मेलन का जो राष्ट्राध्यक्ष बैठक हुई है वो कहां पर हुई है इस बार, वो कहां पर हुई है, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज आपको पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ाई भी हुई है। बताइए बच्चे कहां पे हुआ है, ऑप्शन नंबर डी शियोन में, नहीं शियोन में नहीं हुआ है। और बताइए इस बार का एससीओ की बैठक कहां पे हुई है। वेरी गुड आयुष, ये है आपका तियानजिन, ठीक है। तियानजिन कहां पे है, चाइना में, कहां पे है, चाइना में। तो चाइना, तियानजिन, चाइना के द्वारा होस्ट किया गया है 25th संघाई कॉर्पोरेशन समिट, ठीक है, हेड्स ऑफ द स्टेट मीटिंग, ठीक है। 30-31 अगस्त को बच्चे हुआ था, तियानजिन चाइना के द्वारा जो है आपका होस्ट किया गया। इस बार की थीम जो है आपकी, थीम रही आपकी संघाई भावना को कायम रखना, ठीक है। और चाइना ने 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष के रूप में भी घोषित किया है, ठीक है। एससीओ सतत विकास वर्ष के रूप में घोषित किया है इस साल को चाइना के द्वारा। अगला बच्चे आपका एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में किस संस्थान को भारत का अग्रणी शैक्षिक संस्थान घोषित किया गया है। बताइए हमारे देश में जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है ना, टॉप के जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उसके अलावा जो हमारे देश में मैनेजमेंट के आईआईएम जिन्हें हम कहते हैं, मैनेजमेंट के टॉप के जो इंस्टीट्यूट है उनको बच्चे रैंक करने के लिए एक रैंकिंग जो है हर साल आती है ना। हम इंटरनेशनल लेवल की तो रिपोर्ट हम पढ़ते रहते हैं, उसकी रैंकिंग हम देखते हैं, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ना। तो ये जो है आपका, ये सिर्फ हमारे देश के इंस्टीट्यूट की बात करता है कि हमारे देश में जो आपके टॉप के इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है। तो एनआईआरएफ इसमें जो पहले नंबर पे कौन सा इंस्टीट्यूट रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अधिकतर यही इंस्टीट्यूट है जो कि पहले नंबर पर रहता है। कौन सा बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए विमलेस, आईआईटी मद्रास। वेरी गुड बच्चे, ये है आपका आईआईटी मद्रास, ठीक है। आईआईटी मद्रास जो है आपका पहले नंबर पर रहा है। बाकी इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, बाकी कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो भारत का शीर्ष संस्थान जो है आईआईटी मद्रास को मिला है, ठीक है। एनआईआरएफ की फुल फॉर्म याद रखना बच्चे, यह आपका नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, एनआईआरएफ। शीर्ष मैनेजमेंट संस्थान ये आपका आईआईएम अहमदाबाद को मिला है। शीर्ष विश्वविद्यालय यानी कि टॉप की यूनिवर्सिटी ये आपकी आईआईएससी बेंगलुरु को मिला है। शीर्ष मेडिकल संस्थान ये मिला है आपका एम्स दिल्ली को, ठीक है। शीर्ष ओपन यूनिवर्सिटी ये आपका इग्नू जो इंदिरा गांधी वाली है उसको मिला है। शीर्ष फार्मेसी संस्था ये जामिया हमदर्द दिल्ली को मिला है, ठीक है, जामिया हमदर्द दिल्ली को मिला है, ठीक है। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है आपका आईईपी, इनके द्वारा जो वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें कौन सा देश है जो कि पहले नंबर पर रहा है। विश्व का सबसे शांति वाला देश बताओ बच्चे, सबसे शांत कंट्री है कौन सा है। आयरलैंड है, आइसलैंड है, आइसलैंड, वेरी गुड बच्चे, ये आपका आइसलैंड है, ठीक है। ये है बच्चे आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, इसमें आपका आइसलैंड दोबारा से पहले नंबर पर रहा है।
हमें भारत की भी रैंक याद करनी है, ठीक है। तो भारत की रैंक बच्चे इस बार 115वीं रही है। सबसे शांति प्रिय देशों में आइसलैंड आता है, आयरलैंड आता है, आपका न्यूजीलैंड आता है, ठीक है। कौन जारी करता है? आईईपी, जैसे मैंने आपको कहा, तो आईईपी है आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, इनके द्वारा जारी किया जाता है। 163 देशों में बच्चे आपका ये सर्वे होता है और इसमें से भारत का जो है आपका 115वां नंबर है। उसके बाद आएगा कि विश्व का सबसे अशांत देश कौन सा है। तो लास्ट में जो है आपकी रसिया है, यूक्रेन है, आपका सूडान है ना, वही कंट्री जहां पर की वॉर चल रहा है, वही कंट्री जो है आपके सबसे अशांत देश है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में देश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है? बताओ भाई। नेशनल टीचर्स अवार्ड इस बार कितने टीचरों को मिला है? ये इस बार मिला है 45 टीचर्स को, ठीक है। इस बार मिला है आपका 45 टीचर्स को। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है इसमें कि जो ये बच्चे टीचर्स है ना, इनको पुरस्कार देता कौन है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। जब हमारे नेशनल टीचर्स डे आता है ना, उस दिन जो है आपका पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। और इस बार जो है आपके 45 लोगों को मिला है। 45 में से 24 जो है आपके मेल है और 21 जो है आपके फीमेल है, ठीक है। चयन का आधार क्या होता है? तो चयन का आधार होता है आपका इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, ठीक है। अपने टीचिंग्स में कौन कितना अच्छा मेथड का इस्तेमाल कर रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में योगदान क्या है और समर्पण नवाचार क्या है, ठीक है। इसके आधार पर जो है टीचर्स को चुना जाता है। टोटल कंट्री से जो है आपके 45 टीचर्स को चुना गया और उनको सम्मानित किया गया। अगला बच्चा, हाल ही में किन्हें वित्त विभाग में महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए के पद पर नियुक्त किया गया है? बताओ। नाम देख करके समझ में आ जाना चाहिए आपको, क्योंकि इस न्यूज को मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया और बहुत बार इसे हमने रिवाइज भी किया है बच्चे। बताओ जल्दी से। सीजीए, सीएजी अलग पोस्ट होती है, ठीक है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो आपका अलग पद है, ये आपका सीजीए है। किसे चुना गया है, क्या नाम है इनका? याद रखना, ठीक है। इनका नाम है आईएएस टीसीए कल्याणी, इनका नाम है टीसीए कल्याणी। इनको चुना गया है बच्चे आपका महालेखा नियंत्रक के रूप में, ठीक है, महालेखा नियंत्रक के रूप में। बाकी जो आपके सीएजी है वर्तमान में, वो है हमारे के संजय मूर्ति, ठीक है। महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो है हमारे देश के, वो है मिस्टर संजय मूर्ति। अगला बच्चे, बिहार में आयोजित हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका वेन्यू भी याद रखना। आपको ये पूछा जा सकता है कि इस बार का जो हॉकी का एशिया कप हुआ है वो कहां पर हुआ है? तो हॉकी का एशिया कप जो है आपका बिहार में हुआ है, ठीक है, बिहार में हुआ है। इसके मैचेस जो है आपके बिहार में अलग अलग जगह हुए हैं और इसे जीता किसने है? इसे भारत ने जीता है, ठीक है। इसे जो है आपका भारत ने जीता है, ये याद रखना बच्चे। एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप इंडिया के द्वारा जीता गया है। इसका जो आयोजन है राजगीर स्टेडियम बिहार में किया गया, ठीक है। भारत ने चौथी बार अपने एशिया कप का खिताब जीता है, ठीक है, ये याद रखना। और भारत ने जो है आपका फाइनल में दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की टीम को कितने से हराया? 4-1 से हराया, ठीक है। यह आपका इंडिया। अगला बच्चे, खाद्य और शांति के लिए किसे एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एमएस स्वामीनाथन जो है आपके एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, ठीक है, और उन्हीं के नाम पे बच्चे आपका पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार जो है आपका किसे दिया गया है? डॉक्टर अरे नारे, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे, याद रहेगा, आसान सा है, अरे नारे। ये है आपके अरे नारे, ठीक है। इस बार का प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है बच्चे इनको दिया गया है, ठीक है, याद रखना। ये है आपके अरे नारे। अगले है आपके मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की विजेता कौन बनी है? मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स, ये है आपकी मनिका विश्वकर्मा, ठीक है। ये है आपकी मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान की है ये मनिका विश्वकर्मा। इस बार का मिस यूनिवर्स इन्होंने जीता है, ठीक है, मिस यूनिवर्स जो है इन्होंने जीता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार 2025 के विजेता समूह का नाम क्या है? बताइए। यूएनडीपी, यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार 2025 के किस किस ने जीता है? ये कौन कौन है इसमें आपके? मनिका विश्वकर्मा का नाम याद रखना बच्चे, ठीक है, क्योंकि यही विनर है आगे जाकर के जब आपका जो बड़े इंटरनेशनल लेवल पे ब्यूटी पेजेंट होते हैं ना, फिर जो इंडिया के जो नेशनल विनर होते हैं वहीं पे इंडिया को जाकर के रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सा स्वयं सहायता समूह है? ये है आपका बीवी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, ठीक है। यूएनडीपी का एक इक्वेटर पुरस्कार होता है बच्चे, यूएनडीपी का एक इक्वेटर पुरस्कार होता है।
तो इस इक्वेटर पुरस्कार को इस बार जो है इस स्वयं सहायता समूह के द्वारा जीता गया है। बाकी जो स्वयं सहायता समूह है कौन से स्टेट में काम कर रहा है, तो भारत के कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटक राज्य में बच्चे आपका ये काम कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना, बेबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। अगला, हाल ही में किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यह आपके डिप्टी एनएसए, ठीक है, पहली बार बच्चे इस पोस्ट के लिए वैसे बहुत ज्यादा लोग अभी तक नहीं चुने गए हैं, तो डिप्टी एनएसए अभी रिसेंटली किसे चुना गया है, डिप्टी एनएसए। एक तो आपके एनएसए की पोस्ट है जिसपे अभी कौन है, मिस्टर अजीत डोभाल है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी बच्चे आपको अकेले काम तो नहीं कर सकते ना, उनको भी डिप्टी की जरूरत होती है। तो सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक आईपीएस अनीश दयाल सिंह, इनको आप लोगों ने बहुत बार करंट अफेयर में पढ़ा होगा, ठीक है। इन्होंने बच्चे बहुत सारी फोर्सेस में जो है आपका लीड का रोल किया है ना, सीआरपीएफ में, फिर आपका आईटीबीपी के भी जो है आपके महानिदेशक रहे हैं, और अभी जो है इनको आपका डिप्टी एनएसए के रूप में चुन लिया गया है। जो एनएसए की पोस्ट है उस पर काफी लंबे समय से जो है मिस्टर अजीत डोभाल है, ठीक है। तो याद रखना दोनों का ही नाम, आपके एनएसए हैं अजीत डोभाल, आपके डिप्टी एनएसए हैं अनीश दयाल सिंह। अगला बच्चे, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है, बताओ। डिजिटल लिटरेट स्टेट, पहला डिजिटल लिटरेट स्टेट, ये है आपका केरला, ठीक है, याद रखना बच्चे, केरला है। केरला के द्वारा ना आपका यहाँ पे एक इनिशिएटिव चलाया गया था, एक योजना चलाई गई थी, यह है आपका डिजी केरलम परियोजना, डिजी केरलम परियोजना। तो डिजी केरलम परियोजना के तहत बच्चे आपका काम किया गया, उसे अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया, उसके बाद में जो है आपका केरला को पूरी तरीके से डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया, ठीक है। अगला है आपका फास्टैग वार्षिक पास किस तिथि से शुरू किया गया है, ये आपका एनएचएआई, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ना। ये जो आपका एनएचएआई है बच्चे, हमारे देश में जितने भी आपके एनएच बनते हैं, नेशनल हाईवे बनते हैं, उनको बनाने का काम एनएचएआई करता है। रिसेंटली एनएचएआई के जो आपके मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा एक इस तरीके से फास्टैग की बात की गई थी कि जिसमें आपको बार बार रिचार्ज नहीं करवाना होता है ना, पूरे साल भर का जो है एक ही बार रिचार्ज करवाना है, उसी से जो है आपका पूरे साल भर में जितनी भी ट्रेवल्स होंगी वो जो है आप उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एनुअल कार्ड बना है, ये कब से बना है बच्चे, कब से भारत में इसे लागू कर दिया गया है, ये आपका 15 अगस्त 2025, ठीक है, 15 अगस्त 2025, ये आपको याद रहना चाहिए, आसान सी डेट है ना, 15 अगस्त आपकी जनरल डेट भी है, आसान डेट है, तो याद रखना। 15 अगस्त 2025 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई, इनके द्वारा एक नया फास्टैग, ठीक है, वार्षिक पास लॉन्च किया गया है। ये प्रीपेड समाधान प्रदान करता है, इसका वार्षिक शुल्क जो है आपका 3000 रुपए है। यह पास गैर व्यावसायिक निजी वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है। यह पास 200 टोल लेन देन है ना, 201 वर्ष की वैधता जो भी पहले हो उसके लिए मान्य रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि 200 बार अगर टोल को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद में जो है आपका ये खत्म हो जाएगा। टोटल जो है इसमें आपके 3000 रुपए में आपका पास बनेगा, ठीक है। और उसके अलावा बच्चे आपका ये गैर व्यवसायिक है ना, नॉन कमर्शियल जो आपके व्हीकल्स है उनके लिए, यानी कि जो पर्सनल गाड़ियां हैं लोगों की, उनके लिए ये, ठीक है। तो याद रखना ये एनएचएआई ने किया है इससे, ठीक है। ये है आपका फास्टैग। फास्टैग पता है ना, जब भी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है तो पहले तो आपका लाइन में खड़े रह करके जो है फिजिकली पैसे देने पड़ते थे, अभी पैसे नहीं देने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी के कार्ड पे जो है, आपकी गाड़ी पे जो है आपका एक फास्टैग जो है चिपका होता है, जिससे ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो वो है आपका फास्टैग, ठीक है। तो फास्टैग बच्चे आपका अब एनुअली जो है आपका एक कार्ड बना है 3000 रुपए का, जिसमें कि 200 बार जो है टोल को आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, हाल ही में फिसु वर्ल्ड कप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, ये आपने पढ़ लिया ना, इसमें जापान है पहले नंबर पे, फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम। अगला है बच्चे, 2025 में हुए डायमंड लीग फाइनल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। डायमंड लीग फाइनल, ये जो डायमंड लीग है ना, ये रिलेटेड है बच्चे आपका किससे, जेवलिन थ्रो से, यानी कि भाला फेंक। भाला फेंक किसने जीता है इस बार। अच्छा, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायमंड लीग में हमारे जो गोल्डन बॉय है यानी कि नीरज चोपड़ा, ये बच्चे आपके सेकंड प्लेस पे रहे हैं, ठीक है। ये दूसरे स्थान पे है, इन्होंने नहीं जीता है, ये जीता है आपका जूलियन वेबर ने, ये आए हैं आपके फर्स्ट, ठीक है। जूलियन वेबर के द्वारा जो है आपका ये जीता गया है, ठीक है। फाइनल में जूलियन वेबर जीते हैं। कहाँ पे हुआ है डायमंड लीग, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। और नीरज चोपड़ा जो है आपके 85 मीटर के थ्रो के साथ में दूसरे नंबर पर रहे हैं,
ठीक है, नीरज चोपड़ा का स्थान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना बच्चे। अगला है आपका फिडे यानी कि चेस। चेस का वर्ल्ड कप 2025 भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, बताओ बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है फिडे। फिडे का जो विश्व कप है 2025 का, कौन से स्टेट में इसका आयोजन किया गया है। नीरज चोपड़ा बच्चे दूसरे नंबर पे है, ठीक है, नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पे है, जूलियन वेबर आपके पहले नंबर पे है। फिडे का बच्चे आपका ये है, अब अक्टूबर 30 से नवंबर 27 तक चलेगा, ठीक है, अभी होने वाला है, और गोवा में जो है आपका ये होगा, ठीक है, इस बार का इसका आयोजन है भारत के गोवा में, ये है आपका गोवा में। अगला है, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, बताइए। गगनयान के लिए, गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, जिनमें से एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस भी लौट आए हैं, बताओ जी। टोटल कितनों को चुना है। गगनयान के बारे में पता है ना आपको, याद रखना, गगनयान जो है भारत का, इसरो का आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पहली बार भारतीय एस्ट्रोनॉट जो है जाएंगे स्पेस में, अंतरिक्ष में जाएंगे पहली बार, ठीक है। तो ये गगनयान जो है आपका, ये पूरी तरीके से बच्चे आपका भारत के द्वारा यानी कि इसरो के द्वारा बनाया गया है। अभी देखते हैं, कोई अपडेट इसरो की इसके लिए नहीं है कि कब तक भेजना है। पहले आपका 2024 कह रहे थे, अभी जो है आपको 2025 भी जाने वाला है, लेकिन आई होप बहुत जल्दी जो है आपको ये देखने को मिलेगा। तो टोटल जो है हमने 4 एस्ट्रोनॉट को चुना है बच्चे, ठीक है, टोटल जो है हमने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को हम तैयार कर रहे हैं। ये सारे के सारे इंडियन एयरफोर्स के हैं, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के हैं बच्चे सारे के सारे, ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स के हैं आपके ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन है, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन है, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप है, और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। तो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला तो होकर के आ गए हैं, इनको जो है आईएसएस में भेजा गया था, अभी जो हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे भेजा गया था, सक्सेसफुली जो है भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री ये आपके बन चुके हैं, ठीक है। तो ये इन चारों में से एक थे, बाकी के जो 3 हैं ऑब्वियसली बात है बच्चे की 4 हैं, लेकिन शायद 4 में से 3 को ही भेजा जाएगा, एक इस तरीके से ऑप्शंस के लिए कभी रखा जाता है ना, ठीक है। तो 4 लोगों को जो है आपका चुना गया है, इन चारों को जो है आपकी ट्रेनिंग, अच्छा मुझे ये बताओ इन चारों को ट्रेनिंग किसने दी है। अंतरिक्ष में जाने के लिए भी एस्ट्रोनॉट की एक ट्रेनिंग होती है ना, इनकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई है, जल्दी से बताओ। अगला है, सिलिनेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। सिलिनेक्स इंडिया और कौन से देश के बीच में होता है बच्चे। बहुत ही आसान है, इसमें आपका एसएल का मतलब है श्रीलंका, आईएन का मतलब है इंडिया, एक्स का मतलब है एक्सरसाइज, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में होता है आपका सिलिनेक्स, ठीक है। 2025 में आपका कहाँ पे हुआ है ये शायद मैंने आपको पहले भी करवाया है, कोलंबो में। अगला है, हाल ही में मोल्दोवा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के कौन से नंबर का सदस्य बना है। मोल्दोवा एक यूरोपियन कंट्री है, मोल्दोवा कौन से नंबर का मेंबर बन गया है ये आईएसए का, बताओ बच्चे। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, शुभांशु शुक्ला को आप सभी लोग जानते हैं, है ना, ये जो है आईएसएस में गए थे, सफलतापूर्वक वापस भी आ चुके हैं, भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं ये, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले। तो इन सभी लोगों को, ये जो 4 लोग मैंने अभी आपको बताए हैं, सारे के सारे इंडियन एयरफोर्स के ही बच्चे आपके हैं, ग्रुप कैप्टन आप देख रहे हैं सभी के नामों के आगे है ना। तो इनको जो है ट्रेन किया गया है। अब कहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हुई आप मुझे बताइए जल्दी से। आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया होगा इनडायरेक्टली किसी न किसी न्यूज में, कौन से देश ने इनको ट्रेन किया है। भारत में नहीं हुई है, इतना मैं आपको बता रही हूँ, भारत में नहीं हुई है। भारत का ही एक फ्रेंड कह सकते हैं, भारत का एक मित्र राष्ट्र है, उनके द्वारा ट्रेन किया गया है। ये आपका 107वां, ठीक है, 107वां मेंबर बना है आपका मोल्दोवा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन बच्चे ऐसे हैं जो कि भारत के प्रपोजल पे बने हैं या फिर जिनके बनने में भारत का सहयोग रहा है ना। तो उनमें से एक है आपका आईएसए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में बना है। भारत और फ्रांस के कहने पे जो है, मतलब दोनों ने मिलकर के इसे बनाया है। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका गुरुग्राम हरियाणा में है, गुरुग्राम हरियाणा में है। तो 107वें नंबर पे है आपका मोल्दोवा। अगला है, हाल ही में सीपी राधाकृष्णन भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाला है ये, बताओ भाई। आयुष तुम बताओगे कौन से देश ने ट्रेन किया है शुभांशु शुक्ला को, ट्रेनिंग किसने दी है एस्ट्रोनॉट बनने की।
कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? सीपी राधाकृष्णन। अभी हमारे उपराष्ट्रपति चेंज हो गए ना, क्योंकि इससे पहले जो हमारे उपराष्ट्रपति थे मिस्टर जगदीप धनखड़, उन्होंने मिड टर्म रेजिग्नेशन दे दिया था, है ना, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये है आपके 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति। नाम याद रखना बच्चे, इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, उपराष्ट्रपति होने का क्रम जो है इनका, ये पद क्रम में अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो 17वें नंबर पे आएंगे, और अगर पर्सन की बात करें तो 15वें नंबर पे आएंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके उपराष्ट्रपति, आप सभी को पता है कि ऐसे हुए हैं जिन्होंने की अपना टर्म जो है बीच में छोड़ा है ना, या फिर उपराष्ट्रपति जो है वो एक टर्म से ज्यादा जो है आपके 2 टर्म में रहे हैं। ठीक है, तो व्यक्ति का अगर हम क्रम देखेंगे तो 15वें नंबर के हैं, और पद क्रम मतलब उपराष्ट्रपति जो है आपके हुए हैं वो आपके 17वें नंबर के हुए हैं। ठीक है, बाकी इन्होंने जो है आपका ये चुनाव जीता है। इन्होंने हराया किसे था? कांग्रेस के नहीं, इंडिया अलायंस के जो है आपके बी सुदर्शन रेड्डी थे बच्चे, इनको जो है इन्होंने हराया। ठीक है, दोनों में बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले थे, और सीपी राधाकृष्णन को जो है आपके 452 वोट मिले थे। रसिया, ठीक है, आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट है गगनयान के लिए जो हमने चुने हैं, उनको ट्रेन कौन से देश के द्वारा किया जा रहा है? तो उनको ट्रेनिंग मिली है बच्चे रसिया से। ठीक है, उनको ट्रेनिंग मिली है रसिया से। तो ये जो है आपके व्यक्ति क्रम में, ठीक है, व्यक्ति क्रम की अगर हम बात करें तो 15वें नंबर पे आएंगे, यानी पर्सन। अगर हम सिर्फ लोगों को गिने कि कितने लोग जो है आज तक राष्ट्रपति बने हैं, तो उस क्रम में तो जो है आपके ये 15वें नंबर पे आएंगे। लेकिन उन लोगों में से जो है आपके 2-2 टर्म भी किए हैं, जैसे कि आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना, तो 2 टर्म के हिसाब से जो है आपके, अगर पद क्रम की बात करें कि कितने बार जो है राष्ट्रपति आपके बने हैं, तो 17वें नंबर के जो है उपराष्ट्रपति है। ठीक है, अगला है बच्चे, यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? यूएस ओपन, इस बार का जो यूएस ओपन है ये भी खत्म हो चुका है। ठीक है, इस बार का जो यूएस ओपन है खत्म हो चुका है, और ये साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है, कार्लोस अल्करेज ने इसे जीता है। किसने जीता है? ये कार्लोस अल्करेज ने जीता है। ठीक है, कहाँ की है बच्चे? स्पेन की खिलाड़ी है। महिला वर्ग में अरियाना सवालेंका ने जीता है, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई थी, और ये आपका एक ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, नीचे जो है आपका कंक्रीट का कोर्ट होता है, उस पर खेला जाता है। ठीक है, 2 हमारे ग्रैंड स्लैम है जो कि हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। एक तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, एक आपका यूएस ओपन है। ये दोनों ही जो है आपके हार्ड कोर्ट पे खेले जाने वाले क्या है? ग्रैंड स्लैम्स है। अगला है बच्चे, हाल ही में किन देशों के प्रधानमंत्रियों ने त्यागपत्र दिया था? ये आंसर आप बताएंगे जल्दी से, इसका आंसर बताइए बच्चे। हाल ही में कितने देशों के प्रधानमंत्रियों के द्वारा त्याग पत्र दिया गया है? त्याग पत्र, रिजाइन किया है अपने अपने पदों से। फ्रांस है, जापान है, नेपाल है, या फिर सभी? फ्रांस है, नेपाल है, जापान है, या फिर सारी के सारी कंट्रीज है? ये तीनों बच्चे। ठीक है, तीनों ही देश याद रखना, फ्रांस है, जापान है, नेपाल है। नेपाल तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को रीजन भी पता है, जो यहाँ पे जनजेड मूवमेंट हुआ था, है ना, उसके कारण जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री को पद छोड़ करके भागना पड़ा था। ठीक है, तो तीनों देश बचे, तीनों ही देश है आपके। फ्रांस भी है, और फ्रांस की अगर हम पहले बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे फ्रांसवा बेरो, ठीक है, इन्होंने जो है आपका अपने पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद में आपका जापान की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, ठीक है, इन्होंने भी इस्तीफा दिया है। ठीक है, उसके बाद में नेपाल जो है, नेपाल में आप सभी को पता है कि क्या हुआ था। उसके बाद में केपी शर्मा ओली जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। अब क्या हुआ, विद इन द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे प्रधानमंत्रियों का पद तीनों जगह भर गया बच्चे, है ना। तो रिसेंटली जो आपके नए नए प्रधानमंत्री यहाँ पे चुने हैं, उनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे फ्रांस के। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने जो है आपका सेबेस्टियन लेकॉर्नु, ठीक है, इनका नाम याद रखना, सेबेस्टियन लेकॉर्नु नाम है। इनको कहा है कि आप जो है देश के प्रधानमंत्री बन जाइए। अभी ये कल परसों की ही न्यूज है। तो सेबेस्टियन लेकॉर्नु जो है आपके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे फ्रांस के। ठीक है, उसके बाद बच्चे बात करते हैं हमारे नेपाल की। हाँ, नेपाल, नेपाल जो है आपकी सुशीला कार्की, ये जो है नेपाल की प्राइम मिनिस्टर बनी है, और पहली महिला प्राइम मिनिस्टर भी है। सिमिलर जो है आपका जापान के साथ में भी हुआ है। जापान में भी जो है आपका किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया है, और यहाँ पे भी इस देश की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। इनका नाम है सनाए ताकीची।
ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल और जापान, ठीक है, क्योंकि दोनों वुमेन्स है। दुनिया पहली बार जो है ऐसा हुआ है कि महिलाओं को प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है। तो तीनों देशों में बच्चे आपके प्रधानमंत्री चुन गए हैं। जो भी यहाँ पे हुआ था पॉलिटिकल टर्मोइल है ना, पॉलिटिकल जो भी यहाँ पे आपका गतिरोध उत्पन्न हुआ था, उसके बाद में इन देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। अब नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, खास करके जापान का और नेपाल का, ठीक है, नेपाल का और जापान का। अगला है ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। बताओ भाई किसने लिखी है, राइटर का नाम बताना है आपको, क्या नाम है इनका, राइटर का नाम बताना है, राइटर का नाम बताना भी और याद भी रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट किताब है। ऑपरेशन सिंदूर में बच्चे हमारे जो आर्मी है उन्होंने किस तरीके से कौन कौन से ऑपरेशन को कंडक्ट किया, ठीक है, उसको बताया गया है इस किताब में। यह है आपके द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, ठीक है। अगला है आपका विल टू विन, यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, विल टू विन, विल टू विन, और ये किस चीज से रिलेटेड है, ये है आपका एक खेल से, ठीक है। विल टू विन ये बच्चे आईसीसी ने, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उनके द्वारा शुरू किया गया है। और ये किस लिए किया गया है, क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जो है आपका चल रहा है ना, इंडिया के द्वारा और श्रीलंका दोनों के द्वारा को होस्ट बच्चे से किया जा रहा है। 30 सितंबर से 2 नवंबर तक जो है आपका ये चल रहा है, महिला क्रिकेट विश्व कप है ना, आजकल इसके मैचेस चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक अभियान याद रखना है जो कि आईसीसी ने किया है, ये है आपका विल टू विन, ठीक है। अगला है भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन राहत किन राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया गया था, यह है आपका ऑपरेशन राहत। बताइए बच्चे, ऑपरेशन राहत कहाँ पे चला था ये, ऑपरेशन राहत हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। क्या कॉमन है तीनों जगह, तीनों जगह हमने देखा जब मॉनसून अपने पीक पर था तो तीनों देशों ने बच्चे उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे, तीनों राज्यों ने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे, है ना। तो भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ऑपरेशन राहत के तहत हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम किया, ठीक है। तो ऑपरेशन राहत आपको याद रखना है। वैसे ऑपरेशन राहत अधिकतर जो है आप लोगों को देखने को मिलता है कहाँ पे, असम में, क्योंकि वहां पे लगभग हर साल बच्चे बाढ़ आ जाती है ना। तो इस बार जो है आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, इन्हें तीनों जगह जो है आपका ये ऑपरेशन राहत चलाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। अगला है आपका हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII, इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। इसमें पहले नंबर पे कौन सा कंट्री है, पहले नंबर पे कौन सा कंट्री है, तो यह है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। यह है बच्चे आपका नवाचार सूचकांक, कौन सा देश अपनी योजनाओं में इनोवेशन रखता है, अपनी योजनाओं को और ज्यादा इनोवेटिव बनाता है। अगर इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपने देश की बात करूँ ना, आपको पूछा जाएगा भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि अपनी स्कीम्स की, अपनी परियोजनाओं को इनोवेटिव तरीके से बनाता है और उसको लॉन्च भी करता है, फिर इंप्लीमेंट भी करता है, तो वो है आपका कर्नाटका। सबसे ज्यादा इनोवेटिव परियोजनाएं जो आती है ना बच्चे, वो हमारे साउथ स्टेट में आती है, और उसमें से भी कर्नाटका जो है हमेशा आपका पहले नंबर पर आता है, ठीक है। तो ये जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, इसमें आपका 139 देशों का में आपका किया गया। भारत की रैंकिंग जो है आपकी 38वीं है, पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, फिर आपका स्वीडन है, फिर आपका यूएसए है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड को आपको याद रखना, सबसे इनोवेटिव देश है ये आपका, ठीक है। भारत का स्थान बहुत बुरा नहीं है, 38 पे जो है आपका ठीक है, धीरे धीरे सुधर जाएगी। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आपको याद रखना। अच्छा, जारी किसके द्वारा किया जाता है, ये भी आजकल नया क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, ये इनके द्वारा जो है जारी किया जाता है। अगला है आनंद कुमार वेल कुमार किस खेल से संबंधित हैं। देखिए अब इनकी जो कंप्लीट न्यूज है वो आपको बताइए बच्चे डिटेल में, लेकिन अभी क्वेश्चन कैसे बना है कि इनका खेल क्या है, तो खेल बताइए इनका, बताओ इनका खेल क्या है। आनंद कुमार वेल कुमार इनका नाम है, आपको इनका खेल बताना है मुझे, आपको इनका खेल बताना है। खेल है इनका स्पीड स्केटिंग, ठीक है, खेल है इनका स्पीड स्केटिंग। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये है आपके आनंद कुमार वेल कुमार, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन रोलर स्केटिंग एट द वर्ल्ड गेम्स, ठीक है। तो रिसेंटली इन्होंने जो है आपका वर्ल्ड गेम में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, भारत को जो है गोल्ड मेडल दिलाया, और पहले भारतीय खिलाड़ी ऐसे बने हैं जिन्होंने की स्पीड स्केटिंग में, ठीक है, भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। तो नाम याद रखना बच्चे, आनंद कुमार वेल कुमार। अगला है महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है। महिला हॉकी एशिया कप
इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, पुरुष हॉकी एशिया कप, कहाँ पे हुआ था, आपके बिहार में इसका आयोजन किया गया था, भारत ने जीता है, ठीक है, दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता है। ये महिलाओं की बात हो रही है, इसमें बताओ महिलाओं में भारत क्या जीता है, या फिर दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे हम महिलाओं में? ये बच्चे हमने नहीं जीत पाए, ठीक है, हम रहे हैं सेकंड प्लेस पे, हमने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। जो वुमेन्स एशिया कप है इस बार जो है इसका आयोजन किया है आपका हांगजाओ चीन ने, ठीक है, विजेता जो है आपका चीन रहा, और भारत ने जो है आपका फाइनल खेला है लेकिन जीत नहीं पाया, ठीक है। तो महिला हॉकी एशिया कप में आपको याद रखना है कि भारत जो है आपका दूसरे नंबर पे रहा है। अच्छा, सितंबर 2025 में भारत के कितने धरोहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी संभावित सूची में शामिल किया गया है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है? देखना, ये क्वेश्चन होते हैं जब पढ़ाया होगा आपको, बहुत बड़ी बड़ी न्यूज होती है ना जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और देखिए कितना ज्यादा कंफ्यूजन जो है क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस आपको सिमिलर दिए हुए हैं। बताओ जी, टोटल कितनी धरोहरों को अस्थायी संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो ये है हमारी टोटल 7 धरोहर, ठीक है, टोटल 7 हेरिटेज साइट से बचे, टोटल 7 हेरिटेज साइट्स है। अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो ये नंबर तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, 7 तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में बचे इनके नाम और इनकी जगह, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपका स्टार्टिंग में ही बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बनेगा? नागाहिल तो चलिए आसान है, मेघालय की गुफाएं आपका आंध्र प्रदेश का एरामटी डिबालू, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एरामटी डिबालू कहाँ पे है, ये आपकी आंध्रा में, ठीक है। तिरुमला पहाड़ियां कहाँ पे है, ये भी आपकी आंध्रा में, ठीक है। आपकी वर्कला चट्टाने कहाँ पे है, केरला में, ठीक है। आपका और क्या है, कर्नाटका का सेंट मेरी द्वीप है, ठीक है। उसके अलावा जो है महाराष्ट्र का डेक्कन ट्रेप है, पंचगनी महाबलेश्वर वाला जो क्षेत्र है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये जो 7 जगह है ये एक तरीके से टेंटेटिव लिस्ट में ऐड की गई है। अभी ये टेंटेटिव है, परमानेंट हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो टोटल बचे आपके 7 जगहों को यहाँ पे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, लेकिन अस्थायी सूची है। हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताओ, संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को दिया गया है? मैम आप बहुत काम करके क्वेश्चन बनाते हो इतने सारे, बच्चे बिना काम करे तो क्या ही हो जाएगा, है ना। बिना काम किए कोई भी चीज नहीं होती है, मेहनत आपको भी करनी है, हमें भी करनी है, क्योंकि आपका रिजल्ट ही हमारा रिजल्ट है बच्चे। कितने लोगों को मिला है? ये है हमारे एमपी, ठीक है। टोटल कितने एमपी हैं? 17 एमपीज को इस बार संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। उत्कृष्ट कार्य के लिए विशेष सम्मान 4 सांसदों को मिला है। 4 में से आप 2-3 के थोड़ा नाम याद रखना। एक आपके भर्तृहरि महताब है, ठीक है, एक आपके एनके प्रेमचंद्रन है, सुप्रिया सूले है, श्री अरंग बारने है ना। सबसे ज्यादा वैसे आपके भर्तृहरि मेहताब है। भर्तृहरि मेहताब को आज एक और जगह मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो बच्चे, है ना। भर्तृहरि मेहताब को आपको कहाँ पे याद रखना है? जब 2024 में इलेक्शन हुआ है, 2024 में जब नई लोकसभा बनती है ना, तो नई लोकसभा को चलाने के लिए एक स्पीकर जो है चुन लिया जाता है ना। एक अस्थायी कह सकते हैं, टेम्परेरी स्पीकर चुन लिया जाता है जब तक लोकसभा सही से काम करना शुरू ना करे, ठीक है। उसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। बेसिकली ये अधिकतर उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस वाला हो, या फिर जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी में सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस नेता है ना, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो आपका सांसद है उसको चुना जाता है। तो 2024 में जब इस बार की मतलब जो एनडीए सरकार की जो नया टर्म स्टार्ट हुआ ना, वहां पे भर्तृहरि मेहताब को जो है प्रोटेम स्पीकर चुना गया था, ठीक है। और जो आपका सांसद रत्न पुरस्कार है उनमें से भी जो आपका सबसे जो मेन है एक्सीलेंस के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें भी इनका नाम है, ठीक है। तो भर्तृहरि मेहताब है। सुप्रिया सूले, आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये महाराष्ट्र की पॉलिटिशियन है, ठीक है। तो इनका नाम भी याद रखना, भर्तृहरि मेहताब। अगला है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? बताओ भाई, किसका है ये इतना लंबा टाइटल, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार?
दी स्टार याद रखना है इस तरह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन से देश ने अपने नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ये बच्चे आपका एक अफ्रीकन कंट्री है, कंट्री का नाम है घाना। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री, छोटा सा देश है आपका घाना। घाना के द्वारा सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 की विजेता कौन है? पेन पिंटर पुरस्कार। पेन पिंटर पुरस्कार बच्चे आपका ये दिया जाता है किस लिए? ये दिया जाता है आपका लिटरेचर के लिए। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार जो है लीला अबुलेला ने इसे जीता है, लीला अबुलेला के द्वारा ये आपका जीता गया है। और मेरे ख्याल में अभी से ज्यादा जो है आपका पिछली बार का 2024 का जो पेन पिंटर था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चे, क्योंकि पिछली बार जो है एक इंडियन राइटर ने जीता है, नाम है अरुंधति रॉय। ठीक है, पिछली बार अरुंधति रॉय इन्होंने जीता है। इनका एक ऐसे आया था, निबंध आया था, निबंध का नाम है आजादी, इसके लिए इन्होंने जीता था। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनका निबंध भी इंपॉर्टेंट है और इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, अरुंधति रॉय। अगला है बच्चे, हाल ही में जारी ऊर्जा बदलाव सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2025 में कौन सा देश है जो कि पहले नंबर पर है? एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स कौन सा कंट्री है जिसमें कि पहले नंबर पे है? तो ये है अपना स्वीडन। ठीक है, स्वीडन जो है आपका यूरोपियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, और इस बार जो है ये आपका पहले नंबर पे रहा है। भारत का स्थान क्या है? 71 है। और इंपॉर्टेंट ये है कि किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बच्चे। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो स्वीडन जो है आपका पहले नंबर पे है, भारत की रैंक जो है 71 है। अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? बताओ। तीनों फॉर्मेट में, तीनों मतलब समझ गए ना, T20 हो गया आपका, ओडीआई हो गया आपका, टेस्ट क्रिकेट हो गया, तो तीनों में ही बच्चे इन्होंने शतक लगाया है। कौन है ये पहली भारतीय क्रिकेटर? इनका नाम है स्मृति मंदाना। ठीक है, स्मृति मंदाना है बच्चे। और अभी जो हमारी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है ना, वहां पे जो है हरमनप्रीत कौर जो है हमारी लीडर है, यानी कि कैप्टन ही है। ठीक है, हरमनप्रीत कौर का भी नाम याद रखना, स्मृति मंदाना को याद रखना। तो इन्होंने जो है आपका टेस्ट में, वनडे में, T20 में शतक जड़ा है, तीनों में ही। ठीक है, और पहली महिला क्रिकेटर बन गई है, तीनों ही प्रारूप में जो है इन्होंने शतक लगाया है। ठीक है, अगला है बच्चे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जुलाई 2025 में किस अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? यह है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कौन से देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त घोषित किया है। वेरी गुड बच्चे, स्मृति मंदाना। कौन सा कंट्री है? यह है आपका सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम बच्चे कहाँ का है? ये एक अमेरिकी कंट्री है। ठीक है, सूरीनाम आपका अमेरिकी कंट्री है, और हाल ही में जो है आपका इसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। अगला है बच्चे, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? वीआईपी क्वेश्चन है ये, वीआईपी क्वेश्चन, बताओ। ये है आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17वां, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन में आप देखना क्या होता है ना, यहाँ पे ईयर नहीं लिखा है। अगर ईयर लिख दे 2024 में कहाँ हुआ, 25 में कहाँ हुआ, 26 में कहाँ पे होगा, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए, है ना। तो ये जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन है, 16वां पूछेगा, 18वां पूछेगा, इस तरीके से। तो इन नंबर बच्चे बहुत फोकस करना। ठीक है, नंबर को आप जैसे याद रख सके ना वैसे याद रखना। ये जो 17वां है ये इस साल की बात हो रही है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि आपको 17वां ही पूछे, 16वां भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना बच्चे याद रखना है कि 2025 में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ है वो 17 नंबर का है, और ये हुआ है आपका कहाँ पे? ये हुआ है आपका रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राजील का एक शहर है। ठीक है, तो याद रखना बच्चा, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यानी कि 2025। अगला है बच्चे आपका, भारत ने किस वर्ष तक अपना स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने का लक्ष्य रखा है? बताओ। आपको पता है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना, ये है जो कि बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर के बनाया था। इसमें आपका नासा का कंट्रीब्यूशन है, इसमें आपका जाक्सा का कंट्रीब्यूशन है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ASA, उसका भी कंट्रीब्यूशन है ना। तो बहुत सारी कंट्रीज ने जो है मिलकर के एक स्पेस स्टेशन बनाया था। ISS जो है इसे हम कहते हैं। बहुत बार आपको घूमते हुए भी देखने को मिल जाएगा आसमान में, आप बहुत आसानी से इसे देख सकते हैं। ठीक है, बहुत नीचे रहता है ये, और बिल्कुल ब्राइट स्टार के जैसे आपको दिखेगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमने कहा है, मतलब कि इसरो के द्वारा ये कहा गया है कि इस साल तक हम भी एक ISS जैसा अपना एक स्पेस स्टेशन बना लेंगे। ठीक है, वो पूरी तरीके से हमारा होगा। तो ये आपका कौन सा साल है बच्चे? 2035। ठीक है,
2035 तक जो है हम ये कर देंगे। अभी इसरो के जो अध्यक्ष है, मतलब ये जो घोषणा की गई किसने करी है, ये है आपके वी नारायणन। वी नारायणन बच्चे इसरो के अध्यक्ष है। ठीक है, 2035 तक जो है हम अपना स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देंगे और 2040 तक मानव चंद्रमा अभियान को पूरा करने की भी जो है आपको घोषणा की गई है। ठीक है, मतलब कि मून पे जो है इंसान को भेजा जाएगा। तो मून पे जो है इंसान को हम भेजेंगे 2040 तक। ठीक है, उससे पहले जो हम अपना ISS बनाएंगे 2035 तक। ठीक है, तो याद रखना मुझे ये सारी घोषणाएं किसके द्वारा की गई है, इसरो के जो अभी वर्तमान के हेड है वी नारायणन, इनके द्वारा की गई है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, है ना, क्योंकि इसरो जो है ऑफिशियली और ऐसे तुक्के में तो नहीं कहेगा कुछ भी, है ना, तो ये आपको याद रखना है कब तक किया जाएगा। इसरो की अगर हम बात करें 1969 बच्चे आपका बना है, हेडक्वार्टर इसका कर्नाटका बेंगलुरु में है। अगला है 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया निसार उपग्रह किन अंतरिक्ष एजेंसीज का संयुक्त मिशन है, ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, दो स्पेस एजेंसीज हैं जिन दोनों ने मिला करके जो है आपका निसार उपग्रह बनाया है। तो बताओ निसार उपग्रह कौन कौन है बच्चे इसमें, निसार उपग्रह में, निसार उपग्रह इसमें ये भी आपका एक वैसे आप याद रख सकते हैं, निसार देखना निसार। ठीक है, एन का मतलब है नासा, आई का मतलब है इंडिया। ठीक है, नासा और इसरो, नासा और इसरो, ऑप्शन नंबर ए, नासा और इसरो इन दोनों ने मिलकर के जो है आपका निसार बनाया बच्चे। ठीक है, अभी ये हो भी जाएगा लॉन्च, सॉरी इसका एक तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, नासा और इसरो हो गया। है क्या ये, किस प्रकार का सैटेलाइट है, ये आपका सिंथेटिक एपरेचर रडार। ठीक है, सिंथेटिक एपरेचर रडार है। इसका जो रॉकेट हमने इस्तेमाल किया था लॉन्च करने के लिए वो है आपका GSLV F-16 है। ठीक है, लॉन्च कहाँ से किया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया था, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये है आपका उन्नत रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ठीक है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, पृथ्वी की सतह की हाई रेजोल्यूशन चित्र इमेजेस प्रदान करने में सक्षम है। ठीक है, इसे GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से सूर्य समकालीन ध्रुवीय कक्ष सन सिंक्रोनस में स्थापित किया गया है। अब ये सन सिंक्रोनस क्या होती है इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि ये आपका एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ठीक है, इसमें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस दिखेंगी। जैसे आप गूगल मैप में जाते हैं तो गूगल मैप में जो इमेजेस आपको दिखती हैं वो इमेजेस कहाँ से आ रही हैं, कोई आदमी तो नहीं ऊपर जाकर के फोटो खींच रहा है ना, सैटेलाइट जो है फोटो जो है लगातार हमें भेजती है। जो हम अभी गूगल मैप में जो मैप इस्तेमाल आप करते हैं वो नासा के सैटेलाइट से है ना, वो जो है हमें बच्चे दिख रहा है। अब ये जो आपके सैटेलाइट हैं अगर ये हाई रेजोल्यूशन वाली होंगे तो हमें बहुत क्लियर इमेजेस जो है किसी भी क्षेत्र की मिलेगी। ठीक है, हमारी अर्थ को ऑब्जर्व हम बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, अर्थ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना, हर एक चीज को जो है आपका देखा जा सकेगा। तो उसके लिए जो है हमने नासा ने इसको तैयार किया था, फिर जो है आपका ये इंडिया आया, फिर इंडिया से इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखेंगे ये आपका निसार सिंथेटिक एपरेचर रडार। अगला है हाल ही में कौन सा राज्य क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना है। क्रूज भारत मिशन, क्रूज भारत मिशन ये है आपका गुजरात। नेतृत्व मतलब है लीडर। अब ये जो मिशन चलाया जा रहा है पहले थोड़ा सा इस मिशन के बारे में देखेंगे। ये बच्चे हमारे जो केंद्रीय मंत्री है, जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल, 30 सितंबर 2024 को शुरू किया गया क्रूज भारत मिशन और इसके तहत भारत में समुद्री क्रूज यातायात 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया। ठीक है, इस मिशन को समर्थन देने वाला गुजरात जो है हमारे देश का पहला राज्य बना है। तो क्रूज भारत मिशन आपको याद रखना है, जो समुद्री क्रूज से जो यातायात होती है ना उसके लिए जो है आपका ये मतलब लक्ष्य रखा गया है कि हमने इसको डेवलप करना है। हमारा जो जहाजरानी मंत्रालय है वो जो है इसे डेवलप करने के लिए जो है आपका प्रतिबद्ध है और उसमें जो है गुजरात जो है इस क्रूज मिशन को अपने यहाँ पे अपनाने वाला पहला स्टेट बना है। ठीक है, तो गुजरात को याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे बच्चे कि क्रूज भारत मिशन आपका लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार ये जो है बच्चे आपका इस बार 2 लोगों को मिला है। एक तो आपके ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को मिला है, एक आपके कैनेडी ओडेडे है और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स है। इन दोनों को जो है आपका पुरस्कार दिया गया है। यूनाइटेड नेशन का मंडेला पुरस्कार है। कनाडा की ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनिया की कैनेडा ओडेडो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र में पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, इतना बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी नेल्सन मंडेला
इनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। जो काम हिंदुस्तान में महात्मा गांधी ने किया वही काम जो है अश्वेत लोगों के लिए हमारे अफ्रीका में, ठीक है, किसने किया था? नेल्सन मंडेला ने किया था। अच्छा, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली लेफ्टिनेंट अधिकारी का नाम क्या है? पहली महिला फाइटर पायलट, पहली महिला फाइटर पायलट। फाइटर पायलट का मतलब समझते हैं ना बच्चे? फाइटर जेट को उड़ाया जाएगा इनके द्वारा, ठीक है। ये है आपकी इंडियन नेवी की, इंडियन नेवी की, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की नहीं है, इंडियन नेवी की फाइटर महिला पायलट। इनका नाम बच्चे आस्था पूनिया, ठीक है, आस्था पूनिया इनका नाम है। और नेवल एविएशन की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी भी बन गई है, ठीक है। नाम याद रखेंगे इनका, आस्था पूनिया नाम है। अब यहाँ पे बच्चे आपका क्या है, आप सभी को पता है कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं, है ना। जितने भी मैं आपको सेशन करवा रही हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको चाहिए कि पिछले 3 महीनों का मुझे सारे के सारे जो क्वेश्चन है एक बार देख करके जाना है एग्जाम में, ठीक है, तो आप लोग जो है मेक इट इजी मैकेनिकल पे अगर आप जाएंगे ना, MIE मैकेनिकल, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की बहुत सारी ई बुक्स मिलती है, ठीक है। क्या मिलेंगी? बहुत सारी ई बुक्स मिलती हैं। बहुत सारी का मेरा मतलब है अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो मंथली थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से क्वार्टरली मतलब 3-3 महीनों का अगर आपको MCQ पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है बच्चे आपका थ्योरी MCQ हर तरीके से जो है करंट अफेयर को कवर किया जा सकता है, आप कर सकते हैं जितना समय आपके पास में है, ठीक है। और SSC के लिए और NHPC दोनों के लिए बच्चे आपका नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई है, ठीक है। तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? मेक इट इजी मैकेनिकल पे, ठीक है। नॉन टेक के लिए टेस्ट सीरीज, ठीक है, किसके लिए? NHPC के लिए और SSC GA के लिए, दोनों के लिए। नॉन टेक की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ रीजनिंग और GK की बात हो रही है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आपका ये क्लास की जो PDF है करंट अफेयर्स की कहाँ पे मिलेगी आपको? आपको मिलेगी टेक का नॉन टेक। लिखना ऐसे ही है तभी मिलता है बच्चे, ऐसे ही लिखना, आधे हिंदी आधे इंग्लिश में, ठीक है। ये है आपका टेक का नॉन टेक। टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा ग्रुप है, आप डायरेक्टली कोई भी प्रॉब्लम में है तो मुझसे डायरेक्टली संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक का नॉन टेक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे क्लास की PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो कि आपके करंट अफेयर्स की क्लास है, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नॉन टेक 2025 तो नहीं आई, आ गई बच्चे। नॉन टेक्निकल की सारी PDF सारी मैगजीन आ चुकी है, ठीक है। लेटेस्ट मंथ की भी आपको मिल जाएगी, हर प्रकार की वहाँ पे मैगजीन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।